आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बारह फरवरी है आज, शुक्रवार का दिन। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। ये दौर ही ऐसा है कि इसमें डेटा बिकता है, लेकिन सरकार अगर डेटा बेचने लगे तो हैरानी होती है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा डेटा प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया और 111 करोड़ रुपए कमाए। बात करेंगे कि कौन सी चिंताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पैंगोंग त्सो के पास फिंगर 4 तक भारत की चौकी थी चीन सीमा पर। तो अब सेना को क्यों फिंगर 3 तक पीछे हटने को कहा गया है? क्या हमने फिंगर 4 का इलाका चीन के लिए छोड़ दिया है? क्या सरकार पीछे हट गई है? ये राहुल गांधी के आरोप हैं, पर असल स्थिति क्या है, इस पर बात करेंगे। और उन जासूसों की बात करेंगे जिनकी तलाश मुंबई पुलिस को है, जो चंद हजार रुपए लेकर के किसी भी आदमी की कॉल डिटेल्स निकलवा सकते हैं। सेटिंग इनकी ऐसी है कि कौन किससे कितनी देर तक बात करता है ये चंद दिनों में पता कर सकते हैं। पूरा रैकेट है इनका, देश के कई बड़े शहरों में फैला हुआ है। इस पर बात होगी। और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की। कल भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना है, टीम इंडिया के लिए भी, और बतौर कप्तान विराट कोहली के लिए भी ये मैच बहुत अहम होने वाला है। विक्रांत गुप्ता से बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले हेडलाइंस श्रुतिका से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज राजस्थान के पीलीबंगा में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया और 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी बात रखी। साथ ही आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल ने भारत चीन के मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने देश की पवित्र जमीन को चीन को सौंप दिया है। वहीं राहुल गांधी के दावे को रक्षा मंत्रालय ने बेबुनियाद बताया है और कहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र को चीन को नहीं सौंपा गया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 4 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मौके पर दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से जुड़े केस की सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी। लालू प्रसाद की ओर से अदालत में जवाब पेश कर कहा गया है कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरी कर ली है। उन्हें जो सजा दी गई है उसकी आधी सजा उन्होंने पूरी कर ली है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि त्रिवेदी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से उसकी हत्या हुई। दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। बता दें कि 10 फरवरी की रात मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नामक एक युवक की 4 लोगों ने हत्या कर दी थी। इसरो ने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। ये पहली बार होगा जब प्राइवेट कंपनी या कॉलेज के लोग बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में अपनी सैटेलाइट की जांच करेंगे। हालांकि इसरो ने फिलहाल सिर्फ 2 सैटेलाइट के लिए ही अनुमति दी है। और भारत और इंग्लैंड के बीच कल दूसरा टेस्ट सुबह 9:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। बता दें कि टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड अभी 1-0 से आगे है। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा नए ज़माने की सबसे कीमती चीज़ है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां आपके डेटा का सौदा करती हैं और पैसा कमाती हैं। अब हैरानी थोड़ी इस बात की है कि भारत सरकार ने भी इसी तरकीब का इस्तेमाल किया और 111 करोड़ रुपए कमाए। कल राज्यसभा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में खुद ये बात बताई है। अब ये कौन सा डेटा है? वाहन और सारथी, ये 2 प्लेटफॉर्म हैं सरकार के। इन पर लोग रजिस्टर करते हैं। क्या रजिस्टर करते हैं? देश भर की गाड़ियां रजिस्टर होती हैं वाहन पर, और सारथी पर ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर होता है। वाहन प्लेटफॉर्म पर करीब 25 करोड़ गाड़ियों का डेटा है और सारथी में करीब 15 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा है। अब चिंता इस बात को लेकर के है कि ये डेटा सरकार ने कुछ पैसों के एवज में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ शेयर किया है। इनमें से कई ऑटो कंपनीज हैं, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, BMW, और कई इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो गाड़ियों के इंश्योरेंस बेचते हैं, जैसे कि बजाज एलियांज, L&T फाइनेंस वगैरह वगैरह।
साल 2019 में केंद्र सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसके तहत सरकार ने आपकी गाड़ी और लाइसेंस की जानकारी बेची। इसका नाम था बल्क डेटा शेयरिंग पॉलिसी, लेकिन बाद में सरकार ने इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया, यानी कि अब ये पॉलिसी वजूद में नहीं है। अब इस फाइनेंशियल ईयर से सरकार डेटा नहीं बेचेगी, मतलब ये मिनिस्ट्री नहीं बेचेगी। तो ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? जो हुआ वो भी क्यों हुआ? ये पॉलिसी लाई ही क्यों गई और फिर लाते ही स्क्रैप क्यों कर दी गई? इन सारे सवालों के साथ हमने बात की सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर मामलों के जानकार विराग गुप्ता से। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक गाड़ी और एक ड्राइविंग लाइसेंस। तो उन्होंने इस पॉलिसी के तहत वाहन और सारथी, ये दो डिटेल्स उन्होंने लोगों को देने चालू कर दी है, जिसमें सरकारी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, निजी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और उसमें कई विवाद हुए और उसके बाद अभी ये पिछले साल खत्म हो गई। अब उसमें जो विवाद दो प्रकार के हैं। पहला विवाद तो ये था कि जिन लोगों का डेटा है उनसे पूछे बगैर, उनकी अनुमति के बगैर आप इस डेटा की नीलामी कैसे कर सकते हैं। और दूसरा विवाद ये था कि जिन लोगों को आप डेटा दे रहे हैं, बेच रहे हैं, वो आगे दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी गारंटी, इसके बारे में क्या उन्होंने सेफगार्ड्स लिए हैं। अब अगर इसके कानूनी पक्ष को देखें तो अभी देश में डेटा प्रोटेक्शन का कानून ही नहीं आया, जबकि 9 जजों ने जजमेंट दिया कि डेटा प्रोटेक्शन कानून होना चाहिए। डेटा लोगों की निजता का अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये लोगों की प्राइवेसी, उनका, लोगों का फंडामेंटल राइट है, ये जीवन की सुरक्षा के तहत आता है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के एक मंत्रालय ने इस तरीके की जो डेटा की नीलामी की है, ये मैं समझता हूं कि कानून के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। विराग, ये बताइए कि सरकार को ये डेटा बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मतलब भारत में डेटा सेफ्टी को लेकर के सरकार या प्राइवेट कंपनीज़ का एटीट्यूड ऐसा क्यों है, जब अभी तो इतनी ग्लोबली चर्चा हो रही है डेटा को लेकर के? पर ये बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि 2019 के साल में, ये कोई हम दशकों पहले की बात नहीं कर रहे हैं, 2 साल पहले की बात है, सरकार ने अपने नागरिकों का डेटा बेच दिया। देखिए, डेटा की स्थिति तो भारत में ऐसी हो गई है कि जिसको बोलते हैं कि जो एक कोई भी किसी भी तरीके का मिसयूज कर ले और उसके बाद फिर बोले कि भाई वो भी तो कर रहा है। निजी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, सरकार, और सब ने डेटा और लोगों की जो निजी स्वतंत्रता है, पहले नंबर पर तो लोगों का बेवजह डेटा हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, अलग अलग ऐप के नाम पर, और हर आपदा एक डेटा इकट्ठा करने का मौका बन जाता है। और उसके बाद यह नहीं सुनिश्चित किया जाता है कि डेटा किन सर्वर्स में रखा जाएगा, और जब डेटा का इस्तेमाल हो जाए तो उसको डिलीट नहीं किया जाता, और डेटा आगे जाकर मिसयूज नहीं हो, वो नहीं होता। और एक जो खतरनाक पक्ष ये है कि वो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हमने सारा डेटा नहीं दिया, हमने सिर्फ गाड़ी के इतने विवरण दिए, ड्राइविंग लाइसेंस के इतने विवरण दिए। दुर्भाग्य से इतने सारे ऐप जो और बन गए हैं, तो उन डिटेल्स के बेसिस पे पूरी कड़ी कंप्लीट हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी की निजी जानकारियों को हासिल करना चाहे तो हासिल कर देता है। और उसके बाद हम बोलते हैं कि नहीं, सारी जानकारियां, सरकार बोलती है कि सारी जानकारियां तो ऑलरेडी पहले से हैं, अब इस जानकारियों से आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स है भारत में, कि कंपनसेशन या सिविल जो डैमेजेस होते हैं सरकार की लापरवाही से, उसमें लोगों को मुआवजा नहीं मिलता। उसी तरीके से डेटा के बारे में ग्रांटेड मान के चल दिया गया है कि डेटा तो ठीक है, डेटा हासिल करना भी सरकार का हक है, उसका मिसयूज करना भी हक है, और उसको मिसयूज होने देना भी हक है। जी, और ये पॉलिसी भले ही ख़त्म हो गई, पर ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि जो डेटा बेचा गया है, ऑलरेडी जो बेच दिया गया है एक बार, उसका मिसयूज़ ना हो? और इसी में ये भी बताइए कि क्या सबक इससे मिलता है, इस पूरी घटना से? यह पॉलिसी 1 साल बाद खत्म हो गई, लेकिन यह नहीं बताया गया, यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि जो डेटा दूसरों तक पहुंच गया, उस डेटा का आगे डिलीट कैसे होगा, उसका मिसयूज कैसे रोका जाएगा। और उसमें अगर एक इससे सबक लेके अगर देखें तो सिर्फ गाड़ियों और ड्राइविंग लाइसेंस के डेटा से
जबकि इसकी सार्वजनिक नीलामी नहीं की गई थी। सरकार ने 100 करोड़ रुपए कमाए, भले ही यूजर्स के साथ में रेवेन्यू शेयरिंग नहीं हुई हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि जिसको बोलते हैं डेटा एक नए जमाने का तेल है। तो बाकी जगहों पर भी हम जो डेटा निजी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को उनके हवाले किए दे रहे हैं, उससे भी बहुत बड़े पैमाने पे सरकार को और लोगों को आमदनी हो सकती है। तो डेटा के जो रेवेन्यू एस्पेक्ट है उसकी जो विदेशों में तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर आपको वो रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं आपके साथ में। तो सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों को रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में जान आएगी, बशर्ते यह पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाए और इसके लिए सही विधिक व्यवस्था बने कि डेटा का मिसयूज होने पर जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में सख्त कानून है, उस तरीके की सख्त कानूनी व्यवस्था बने जिससे लोग दोषी कंपनियों के से हर्जाना ले सकें और उनको अगर वो गलत करें कोई अपराध तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सके। ये थे सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर मामलों के जानकार विराग गुप्ता। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। कल ये खबर आई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से। उन्होंने कहा था कि चीन सीमा पर पैंगोंग त्सो के पास अरसे से जो जारी डेडलॉक था चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच, वो अब टूट रहा है और दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं और भारत ने कुछ नहीं गंवाया है, ये उनका कहना था। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए कि भारत ने कुछ न कुछ तो गंवाया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिंगर 4 तक भारतीय सेना की चौकी हुआ करती थी, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने जब ये बयान दिया तो पता चल रहा है कि भारतीय सेना को फिंगर 3 तक पीछे हटने को कहा गया है। सुनिए राहुल गांधी। Finger 4 is our territory. That is where our post used to be. So now we have moved from finger 4 to finger 3. Why has Prime Minister Modi given up Indian territory to the Chinese? This is the question that needs to be answered by him and by the Defense Minister. And most importantly, the more important strategic area, Depsang Plains. Why have the Chinese not moved back? These are the real questions. Why have they not withdrawn from Gogra and Hot Springs? तो ये राहुल गांधी के आरोप हैं, लेकिन ज़मीनी स्थिति क्या है? भारत कहाँ तक अपनी ज़मीन मानता है आधिकारिक तौर पर, और फिंगर 4 का अब क्या होगा? राहुल गांधी के आरोपों पर डिफेंस मिनिस्ट्री का स्पष्टीकरण भी आया है। ऑफकोर्स वो राहुल गांधी को एड्रेस करते हुए नहीं है, लेकिन एक जवाब आया है। इन सारे सवालों को लेकर के हमारे साथी नितिन ठाकुर ने बात की इंडिया टुडे में एग्जीक्यूटिव एडिटर और जाने माने डिफेंस जर्नलिस्ट संदीप उन्नीथन से। राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि जो समझौता हुआ है चीन के साथ हमारा, उसमें हुआ ये है कि भारत जो है वो फिंगर 3 तक रहेगा, चीन फिंगर 8 तक रुका रहेगा। राहुल गांधी ने ये कहा कि भारत का इलाका तो फिंगर 4 तक था, तो इसका मतलब हमने जमीन पर दावा छोड़ा है। तो उनकी इस बात पर अब जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है, तो वो क्या है थोड़ा सा सरल भाषा में समझना चाहूंगा। नितिन, तो कल राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट बयान दिया था उन्होंने पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने इस डिसएंगेजमेंट के 4 पहलू बताए। जो एक जो है कि वहाँ कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, दूसरा जो है फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच में एक नो मैन्स लैंड बनाया जाएगा जहाँ पे दोनों इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स वहाँ पेट्रोल नहीं कर पाएंगे, और तीसरा जो है स्ट्रक्चर सारे हटाए जाएंगे जो अप्रैल से बनाए, जो भी बिल्डिंग या बंकर बनाए, और चौथा जो है कि कोई मिलिट्री एक्टिविटी दोनों साइड नहीं करेंगे वहीं पर, यानी कि पेट्रोलिंग कि चाइना की जो क्लेम लाइन है और हमारी जो क्लेम लाइन है हम उस पर पेट्रोल नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद इंडिया ने हमारे क्लेम गिव अप कर दिया उस एरिया में फिंगर 4 पे हमारी, जबकि
हमारी क्लेम लाइन जो है फिंगर 8 तक है। जैसे आप जानते हैं ये फिंगर्स जो है ये एक हिल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स है पंगोंग त्सो लेक के अंदर जो जाते हैं, और फिंगर 1 to फिंगर 8 तक है। और ये विवादित जो स्पॉट है जहां पर चाइना आ गई है वो फिंगर 4 तक आ गए हैं, कि बल्कि हमारा जो क्लेम जो है फिंगर 8 तक है। और आज की जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी जो क्लेम है फिंगर 8 तक है और वहीं तक रहेगा भी। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने वो खो दिया है, कि हमने वो क्लेम गिव अप कर दिया है, क्योंकि इसको हमें लार्जर जो इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तहत देखना चाहिए, कि जब तक ये बाउंड्री सेटलमेंट नहीं होगा ऐसे विवाद तो आते रहेंगे। और इसीलिए ये समझना गलत है कि हमने अपनी क्लेम्स दे दिए, जैसे कि ऑपोजिशन का जो मानना है। जी सर, ये तो ठीक है कि हमने क्लेम नहीं छोड़ा है और क्लेम हमारा फिंगर 8 तक है, लेकिन मैं थोड़ा से समझना चाह रहा हूँ कि अब जो समझौता है वो तो ये है कि हम फिंगर 3 तक महदूद रहेंगे, वहां तक हम रुके रहेंगे। तो पहले क्या स्थिति थी सर, क्या हम फिंगर 4 तक थे? पहले स्थिति ये थी कि हम फिंगर 4 तक पेट्रोल करते थे, फिंगर 8 तक इनफैक्ट पेट्रोलिंग करते थे, और धीरे धीरे चाइना हमें रोकती रही है। तो ये सारा जो एरिया ऐसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारे और उनके परसेप्शंस ओवरलैप होते हैं, जबकि चाइना मानती है कि उनकी लाइन जो है फिंगर 4 से भी आगे है, और हमारा मानना है कि फिंगर 8 तक हमारी क्लेम लाइन है। तो इसीलिए हम वहां तक पेट्रोल करते थे, और पिछले कई सालों से फिंगर 4 तक मुश्किल से हम पहुंच पाते थे। 1999 जैसे आप जानते हैं 1999 के बाद उन्होंने हमारी काफी एक्सेस रोक दी है उसी एरिया में, और इसीलिए आगे चल के उन्होंने कुछ पिछले साल इसको उन्होंने रीइंफोर्स कर दिया उनके क्लेम को, और एक तरह से हमें पूरी तरह से बंद कर, हमारी एक्सेस जो है उन्होंने पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की है। वहाँ पे परमानेंट फोर्टिफिकेशंस बना के, बंकर वगैरह बना के। तो सर ये माने कि क्लेम हमारा यथावत है, ज्यों का त्यों है जैसा था, लेकिन हमारी जो पेट्रोलिंग है उस पर थोड़ा सा लिमिट आया। जी, और वो भी जो पेट्रोलिंग पे जो लिमिट है वो एक टेम्पररी मेजर है। ये नहीं कि हम कभी भी वहां तक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मानना है कि जब तक ये स्टेटस रिस्टोर नहीं करते, जो स्टेटस पिछले साल अप्रैल 2020 से पहले वाली जो स्टेटस है, जब तक वो नहीं रिस्टोर होती तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये स्थिति एकदम नॉर्मल हो गई है। तो ये जो हॉल्ट जो उन्होंने किया है पेट्रोलिंग का, ये टेम्पररी है। इसके बाद जब और बातचीत करेंगे वो, तब उसके बाद जब नॉर्मल सी आएगी तब ये पेट्रोलिंग रिज्यूम कर पाएंगे। अच्छा, सवाल ये भी पूछा है सर राहुल गांधी ने कि देपसांग प्लेन्स में चीनी सेना पीछे क्यों नहीं हटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से पीछे क्यों नहीं गए, क्योंकि डी एस्केलेशन अगर हुआ है तो फिर हर जगह से क्यों नहीं हुआ? लेकिन ये डी एस्केलेशन जो है एक शॉट में सारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने वाले, और वो भी स्टेटमेंट में बड़े स्पष्ट तरह से उन्होंने कहा है कि पहले वो पैंगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक पे डी एस्केलेशन करेंगे, उसके बाद जो भी विवादित स्पॉट्स हैं गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग में, उसकी वो चर्चा करेंगे। तो ये एक फेज वाइज डी एस्केलेशन उन्होंने किया है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर जब तक आप एक जगह पे एक एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, एक मॉडल कायम नहीं कर पाएंगे जहाँ से पहले चीन वापस चली जाती है और फिर आप उसको वेरीफाई करोगे, जब तक ये नहीं होता तब आप दूसरे इलाकों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। और ये वेरिफिकेशन मैं मानता हूँ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आप जानते हैं पिछले साल गलवान वाली जो इंसिडेंट हुई, वो हाथापाई हुई इंडियन और चाइनीज सिपाहियों के बीच, वो वेरिफिकेशन के दौरान ही हुआ। इसीलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट होगा इस पूरे डी एस्केलेशन प्रोसेस का, कि क्या हम वेरीफाई कर पाएंगे कि चाइना वापस गई है, कि हमने देखा है उनके टैंक्स वापस चले जाते हैं, लेकिन क्या वो सारे फोर्टिफिकेशन जो भी उन्होंने बनाए वो वापस लेते हैं फिंगर 8 के ईस्ट, वो अगर लेते हैं तभी हम मान सकते हैं कि वाकई यहाँ पे डी एस्केलेशन हुआ है। संदीप उन्नीथन से बात कर रहे थे नितिन ठाकुर।
वैसे हम क्यों चीन से लड़ाई या तनाव अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। चीन के खिलाफ, चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ काफ़ी कैंपेन चले कोरोना वायरस की महामारी के बाद भी, और जब से सीमा पर यह विवाद शुरू हुआ उसके बाद भी। इस हिसाब से भारत में चीन का व्यापार कम होना चाहिए था, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं। पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक, यानी 2020 की बात कर रहे हैं, अप्रैल से नवंबर तक भारत में चीनी व्यापार की हिस्सेदारी बढ़ी है। हमारी एक टीम है जिसे हम डेटा इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं, ये डेटा को एनालाइज करके बड़ी कमाल स्टोरीज ये लोग करते हैं, और उस टीम के हमारे साथी हैं सम्राट शर्मा। उन्होंने ये स्टोरी की है, हमने उनसे बात की। अगर आप सिर्फ चाइना के, इंडिया का व्यापार चाइना के साथ देखेंगे तो वो कम हुआ है, और वो वाजिब है कि वो कम होगा, क्योंकि कुल व्यापार ही कम हुआ है। पैंडेमिक के बीच में डिमांड कम हुआ, इसलिए बाहर से कम सामान मंगाया गया। पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भी सामान मंगाया गया उसमें ही अगर आप चीन का हिस्सा देखें तो वो बढ़ गया है। उम्मीद ये थी कि जब गलवान वैली पर कम से कम 20 भारतीय सेना की जान गई थी, उसके बाद बॉयकॉट चाइना मूवमेंट पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया था, और फेस्टिवल्स के टाइम पे भी, दिवाली दशहरा के टाइम पे भी कई सारे ट्रेड यूनियन सामने आए थे और बोले थे कि ये पूरी तरह से चाइना वाले सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन अब ये डेटा है अप्रैल से लेकर नवंबर तक का, और इसके बीच में ही वो फेस्टिव सीजन भी आया, तो देखने में आता है कि 2019 में अप्रैल से नवंबर के बीच 14.5% था भारतीय कुल आयात में चीन का हिस्सा। अब वो बढ़कर 17.8% हो गया है। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ बॉयकॉट चाइना भी हो रहा है और दूसरी तरफ उनका शेयर भी बढ़ा है। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें, कि ऐसा नहीं है कि भारत ने मतलब अपनी साइड से एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट भारत ने भी किया। 5.4% पहले था और अब वो बढ़कर 7.9% है। सम्राट, इंपोर्ट बढ़ा है चीन से, तनाव रहा इस बीच सीमा पर आगे सरकार की चीन को लेकर के क्या ट्रेड पॉलिसी रहने वाली है? क्या उसमें कोई शिफ्ट नज़र आ रहा है, कोई बदलाव होता दिख रहा है, या इस पर कोई इशारे सरकार की ओर से मिले हैं क्या आपकी? देखिए, चीन के साथ जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चीन भारत के साथ काफी ज्यादा ट्रेड सरप्लस में है। अब ट्रेड सरप्लस में इसका मतलब है कि भारत जितना आयात करता है उसे काफी कम निर्यात करता है। जैसे अमेरिका के साथ भारत ट्रेड सरप्लस में है, तो अमेरिका इसको बैलेंस करने के लिए कदम उठाते रहता है, वैसे ही भारत भी चीन के साथ, सिंस कि वो ट्रेड डेफिसिट में है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कदम उठाता रहता है। तो अभी ये आत्मनिर्भरता, और मतलब कुछ समय पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि क्यों हमें गणेश जी के आइडल भी चाइना से मंगाने पड़ते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए भी भारत चाइना पे निर्भर क्यों है। लेकिन देखिए, वास्तविकता तो ये है कि आप कुछ भी करें, फिलहाल आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भी भारत में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि सोलर हो गया, मतलब ग्रीन एनर्जी पर भी सरकार का काफी जोर है, लेकिन सोलर जैसी चीजें भी हो गई कि आप असेंबल तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो पार्ट्स होते हैं वो उसके लिए अभी भी आप चाइना पे डिपेंडेंट हैं। और ऐसा कई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर ने भी बताया है हमें। और अगर फार्मास्यूटिकल की भी बात करें तो कई एक्टिव की इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो भी हम काफी मात्रा में चाइना से मंगाते हैं। ये थे हमारे साथी सम्राट शर्मा। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। अगली खबर भी डेटा से ही जुड़ी है। हम अक्सर डेटा लीक होने की या डेटा हैक होने की खबरें सुनते रहते हैं कि किसी का नंबर, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट, किसी की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। लेकिन दुनिया साहब बहुत आगे निकल गई है। मुंबई पुलिस को एक ऐसे रैकेट के बारे में पता चला है जिसको कोई चंद हज़ार रुपए दे तो वो किसी के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के दे सकता है। आप किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, किसे ज़्यादा SMS करते हैं, वगैरह वगैरह। 15,000 से ये काम शुरू होता है। 15,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपका कोई भी दुश्मन आपकी प्राइवेसी का जनाजा निकलवा सकता है। तो ये रैकेट सिर्फ मुंबई में नहीं है, खबर है कि गुड़गांव, दिल्ली, भुवनेश्वर और बेंगलुरु में भी इसके तार जुड़ते हैं। उन सब की तलाश की जा रही है। आज तक रेडियो के हमारे साथी हैं दिव्येश सिंह, उन्होंने ये स्टोरी की है, हमने उनसे बात की। ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कहा जाता है, इसे कहते हैं CDR, यानी आपने
किससे कॉल किया, आपको किसकी कॉल आई, आपने किसे मैसेज किया, आपको किसकी मैसेजेस आई, इसका जो पूरा डेटा होता है इसे सीडीआर कहा जाता है। तो ये सीडीआर से रिलेटेड मामला है। इसमें आपको ये पता चलता है कि एक व्यक्ति ने किस किस व्यक्ति से किस तारीख को कितनी देर वार्तालाप की, कितनी देर तक बात की, किस नंबर पर बात की, उन्हें किस किस नंबर से कॉल आ रहा है, वो किन लोगों के संपर्क में है, किन लोगों से वो मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, मैसेज में क्या लिखा हुआ है वो तो नहीं पता चलेगा, पर मैसेज आया और मैसेज गया ये जरूर पता चल जाएगा। इसके अलावा कॉल आई, कॉल गई, कितनी देर तक बात हुई ये पता चल जाएगा। ये बहुत ही गंभीर चीज है क्योंकि राइट टू प्राइवेसी की इंफ्रिंजमेंट हो रही है। यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी किसी तरीके से खतरे में है। किसी का भी कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है ये एक बहुत ही प्राइवेट चीज है। इसे जब तक कि किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन या किसी भी एजेंसी के तहत इन्वेस्टिगेशन के दायरे में वो व्यक्ति ना आए तब तक उसका सीडीआर निकालना इलीगल होता है। इसीलिए ये काफी गंभीर चीज है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद हजार रुपए देकर प्राइवेट डिटेक्टिव जो है वो कुछ एजेंट्स हैं जो सीडीआर मुहैया करा रहे हैं लोगों को। आप आज कुछ रुपए देकर इन डिटेक्टिव्स के जरिए किसी की भी सीडीआर आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति का, अगर आप चाहें कोई सेलिब्रिटी हो या कोई आम आदमी हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति, आप किसी की भी सीडीआर हासिल कर सकते हैं इस तरीके से पैसे देकर। ये बहुत ही संगीन क्राइम है एक तरीके से, और उसी को बस किया है मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने। अच्छा दिव्येश, ये बताइए कि ये लोग काम कैसे करते हैं, कौन इनके पीछे होता है और इन रिकॉर्ड्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? जी आपको बताया, इसके पीछे जो लोग हैं अभी तक जो पता चला है, बहुत सारी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां हैं इसके पीछे जो अभी सामने आ रहा है। पूरा मामला भुवनेश्वर, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, अन्य कई जगहों की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां हैं जो भी इसमें शामिल हैं। और ये जो उस पर्टिकुलर जोन के मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो हैं जिस भी व्यक्ति का उनसे मांगा जाता है वो उनसे ये मुहैया कराते हैं। अब एक चीज इसमें देखने वाली ये भी है जो आगे इन्वेस्टिगेशन में शायद सामने आए कि किसी तरीके से किसी एजेंसी का या किसी महकमे का, जैसे पुलिस महकमे का कोई व्यक्ति तो इसमें शामिल नहीं है, ये देखा जा सकता है। या जैसे हमने 2018 में देखा था जब थाने क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 ने इसी तरीके का पूरा बड़ा मामला सामने लाया था, सीडीआर रैकेट सामने लाया था। देश की नामचीन प्राइवेट डिटेक्टिव, महिला डिटेक्टिव जो कि पहली महिला डिटेक्टिव होने का क्लेम करती थी, रजनी पंडित, उन्हें उसमें अरेस्ट किया गया था। एक नामचीन सेलिब्रिटी लॉयर जो अभी हाल ही में सुर्खियों में भी थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, उन पर भी वो मुकदमा चल रहा है। एक फिल्मी एक्टर है, बहुत ही सीनियर एक्टर है, उनकी वाइफ ने अपने बिजनेस पार्टनर का सीडीआर किसी के जरिए मंगवाया। एक एक्ट्रेस है, हीरोइन है जो काफी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, उन्होंने अपने फिल्म मेकर हस्बैंड का सीडीआर निकलवाया एक वकील के थ्रू जो कि इस केस में आरोपी हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही नामचीन एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी पत्नी का सीडीआर निकाला गया था, उनकी जो एस्ट्रेंज्ड वाइफ है आलिया, उनका सीडीआर निकाला गया था। और उसी मामले में थाने क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 ने उस सेलिब्रिटी लॉयर को अरेस्ट भी किया था। अब सीडीआर का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति किस व्यक्ति के संपर्क में है, तो आप कैसे पता करेंगे? या आप उसको पूरी तरह दिन रात शैडो तो नहीं कर सकते, उनका पीछा तो नहीं कर सकते, पर आपके पास अगर सीडीआर है तो आप ये पूरी तरीके से जान सकते हैं कि किन किन व्यक्ति से जो व्यक्ति जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो संपर्क कर रहे हैं, उन्हें किसकी कॉल आ रही है, कितनी देर बातचीत हो रही है, कब कब ये बातचीत हो रही है, देर रात में हो रही है, अर्ली मॉर्निंग हो रही है, दिन में कितनी बार हो रही है, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, मैसेजेस रिसीव किए जा रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग जाता है। तो इस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल होता है। बहुत सारे जैसे 2018 के केस में एक देखा गया था, असम पुलिस का एक कांस्टेबल अरेस्ट हुआ था जो कि पुलिस महकमे में होते हुए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से सीडीआर सोर्स किया करता था। क्योंकि वो पुलिस महकमे में था तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स उसे सीडीआर दे देते थे और उन सीडीआर को वो बेच रहा था बाहर प्राइवेट डिटेक्टिव्स के जरिए। ये थे दिव्येश सिंह। और अब बात इंडिया और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच की। पहले टेस्ट मैच में भारत को ज़बरदस्त हार मिली थी और अब दूसरे मैच में बहुत कुछ दांव पर लगा है। एक टेस्ट टीम के तौर पर टीम इंडिया के लिए और कप्तान के तौर पर विराट कोहली के लिए
ये बड़ा क्रूशल मैच है क्योंकि सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है और विराट कोहली की कप्तानी की आलोचनाएं भी हैं। इस बीच अक्षर पटेल, जो कि बाएं हाथ से गेंद को घुमाने की कला जानते हैं, वो अब फिट हैं, हो सकता है मैच भी खेलें। इंग्लैंड ने अपनी टीम में 4 बदलाव कर दिए हैं। लोग हैरान हो रहे हैं कि एक जीती हुई टीम में 4 बदलाव क्यों किए गए। नज़र आखिर कहाँ है? हमारे आज तक रेडियो के साथी ऋतुराज ने बात की आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता से। कल से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, कितना कुछ स्टेक पर है। एज अ टेस्ट टीम सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है और एज अ कप्तान कोहली पर। इससे बड़ा प्रेशर मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने होम खेला होगा। 2017 में पहला टेस्ट मैच हारे थे पुणे में, उसके बाद से पहली बार किसी टीम ने आके इंडिया में पहला टेस्ट मैच ही जीत लिया। द मोमेंट आप ये कहते हैं कि ऐसी विकेट पे ये मैच हो रहा है जहां पे स्क्वायर टर्नर की बात हो रही है, स्क्वायर टर्नर का मतलब कि नतीजा निकलेगा। अजिंक्य रहाणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ तो गेंद जो है पहले दिन से ही घूमेगा। इसका मतलब आप रिजल्ट विकेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की विकेट पे रिस्क भी हो जाता है क्योंकि उनके स्पिनर्स ने भी विकेटें ली थी। तो जब आप इस तरह का रिस्क लेते हैं तो ऑब्वियसली आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन हारने का रिस्क तो रहता ही है। और जैसे मैंने कहा, बड़ा टेस्ट मैच ना सिर्फ विराट के लिए एज कैप्टन है बल्कि पूरी टीम के लिए है। अगर ये मैच इंडिया हारता है तो जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दरवाजा इनके लिए बंद हो जाएगा फाइनल के लिए। लेकिन ये भी ना भूलें कि भारत एक टेस्ट मैच हारा है और वहां पर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलकर आया था। और अगर आप भारत के घर पर रिकॉर्ड की बात करें, किसी भी टेस्ट मैच से पहले कोई भी टीम हो, कोई भी सीरीज में रिजल्ट चल रहा हो, फेवरेट आप इंडिया को ही मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच अगर इंडिया अच्छी शुरुआत करता है, पिछले मैच में ये हुआ कि शुरुआत आपकी अच्छी नहीं हुई, आप ऐसा पीछे रह गए कि पीछे ही रहते गए। तो अगर अच्छी शुरुआत हो तो ये टेस्ट मैच इंडिया को जीतना चाहिए। पहले टेस्ट मैच का आपने थोड़ा सा जिक्र किया, बहुत सारे गैप्स नजर आए पहले टेस्ट मैच में, कुछ खामियां, कुछ कमियां जो आपको नजर आई और जिसको भरा जाना सबसे अधिक जरूरी है दूसरे टेस्ट मैच में एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। क्या लगता है आपको, वो कौन सी हैं? देखिए, एक नहीं है। पिछले मैच में भारत ने कई गलतियां की। अगर आप क्रिकेट के लिहाज से चलें, ना बैटिंग अच्छी की, ना बॉलिंग अच्छी की और ना ही आपने फील्डिंग कैचिंग अच्छी की। तो जब 3 चीजें आपकी तीनों खाने जब नहीं चलते, इसका मतलब है कि आप ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज भी आपकी गिरी होगी। और जैसे मैंने कहा, 2 कदम आगे चल रहा था इंग्लैंड ने कभी भी उस फासले को कम नहीं होने दिया। आपको बैटिंग अच्छी करनी होगी। जब आप घर पर खेलते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय बल्लेबाज लंबा स्कोर, बड़ा स्कोर करेंगे। आपने स्टार्ट्स मिले कुछ बैट्समैन को, लेकिन 100 में तब्दील नहीं कर पाए। और 100 अगर आप बनाते हैं, एक प्लेयर बनाता है, 2 प्लेयर बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम का स्कोर 400 450 बनता है। और ये जिस विकेट पे अब आप टेस्ट मैच खेलेंगे चेन्नई, मुझे नहीं लगता ये 578 वाला विकेट होगा। इंग्लैंड ने भी 4 बदलाव किए बाय द वे। इंग्लैंड की एक सोच है और उसी धर्रे पर वो चल रहे हैं। उन्होंने जोफ्रा आर्चर, एंडरसन, बटलर और बेस, चारों को ड्रॉप कहें या आराम कहें वो करवाया है और 4 खिलाड़ी अंदर आए हैं। मोइन अली स्पेशली मुझे लगता है कि उनकी बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि उनको एज ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर वो खिला रहे हैं, विच मींस कि वो अपनी बैटिंग भी लंबी कर रहे हैं। शायद उन्होंने भी विकेट देखी है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर टर्निंग ट्रैक है, हमें मोइन अली एज ऑफ स्पिनर एक ऑप्शन देते हैं, लेकिन वो बैटिंग भी करेंगे। क्रिस वोक्स अंदर आए हैं, फोक्स अंदर आए हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड भी अंदर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की एक पॉलिसी है, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को आराम दिया है, वो फ्रेश खिलाड़ियों को अंदर लेकर आए हैं। अब सवाल यह है कि भारत क्या करता है। अक्षर पटेल इज सर्टेन टू प्ले और मुझे लगता है कि हो सकता है मोस्ट लाइकली वो शाहबाज नदीम को ही रिप्लेस करना चाहिए, बिकॉज नदीम और अक्षर पटेल का खेल एक तरह है और बी नदीम का टेस्ट मैच बड़ा खराब गया था। अब सवाल यही है कि आप क्या किसी एक फास्ट बॉलर को आराम कराकर सिराज को खिलाना चाहेंगे, और दूसरा ये कि क्या सुंदर खेलेंगे या फिर कुलदीप यादव खेलेंगे। तो टीम पर भी कभी कभी देखिए बहुत कुछ निर्भर करता है। कोई खिलाड़ी को आप बैक करते हैं, कप्तान, अब इसका कप्तान को पता होता है कि ये फेल होगा। कप्तान हमेशा बेस्ट 11 को ही चुनता है और उम्मीद ये है कि आप कंडीशंस के लिहाज से बेस्ट 11 के साथ उतरे। ठीक है, आपने जो सर 4 बदलाव बताए, मोइन अली, बेन फॉक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और एक क्रिस वोक्स या ओली स्टोन में से किसी को खिलाया जा सकता है, नजर कहाँ है इंग्लैंड की? इंग्लैंड टेस्ट मैच जीतने के लिए उतर रहा है। इंग्लैंड ने पहले मैच में हम सबको चौंकाया है क्योंकि घर पे कोई भी टीम आती है तो हमें लगता है कि इट्स अ रोल ओवर। सामने वाली टीम भी ये सोच के आती है यार इंडिया जा रहे हैं, सारे मैच हारेंगे। उनका विश्वास था तो वो पहला टेस्ट मैच जीते।
और दूसरा ये भी है कि जब पहला टेस्ट मैच वो इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं तो उनको भी तो ये दिख गया होगा ना कि यार ये सीरीज तो हम जीत सकते हैं। भारत की टीम में कमियां हैं, खामियां हैं, क्योंकि पिछले 5-7 दिन से आप देखें बातें हो रही हैं सिलेक्शंस को लेकर, बातें हो रही हैं आपकी बैटिंग को लेकर। स्पेशली इंडिया की बैटिंग ने बड़ा निराश किया। ठीक है, हम कह सकते हैं यार बॉलिंग में 578 रन हमने बोर्ड पर लगवा दिए, ठीक है, लेकिन जब इंडिया पहली इनिंग में बैटिंग करने उतरा है तो 73 4 आउट, सेकंड इनिंग में 92 4 आउट। ये इंडिया में आप आमतौर पर बैटिंग से ये उम्मीद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी होगी। हो सकता है इंडिया टॉस जीते, हो सकता है इंडिया टॉस जीत के पहले रन बनाए, क्योंकि ये विकेट आप देखेंगे प्रोग्रेसिवली, शायद 5 दिन का टेस्ट मैच वाली विकेट नहीं है ये, तो प्रोग्रेसिवली अगर आप कह रहे हैं कि पहले दिन ही गेंद घूमेगा तो प्रोग्रेसिवली तो इस विकेट पे वियर एंड टियर ज्यादा ही होगा। मतलब टॉस जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। वो हमेशा रहेगा। देखिए सब कॉन्टिनेंट में जब भी आप टॉस जीतेंगे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जब आप एक ऐसी विकेट पर सबसे पहले बैटिंग करते हैं जो कंडीशंस उस मैच के लिहाज से बैटिंग के लिए सबसे अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पर विकेटों में वियर एंड टियर होता है। और आप टॉस जीत के जब पहले बैटिंग करते हैं तो ये भी है कि सामने वाली टीम चौथा खेलेगी, और चौथा जब आप बैटिंग करने आओगे तो विकेट में सबसे ज्यादा वेयर एंड टियर होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा अलग हो जाता है, साउथ अफ्रीका में थोड़ा अलग हो जाता है। वहां पर जरूरी नहीं है कि विकेटों में वेयर एंड टियर हो। इवन इंग्लैंड में वहां पर कभी कभी हमने देखा है कि बल्कि जैसे जैसे मैच चलता रहेगा वैसे वैसे बैटिंग के लिए कंडीशंस थोड़ी बेहतर होती जाती हैं। सवाल यही है कि टर्नर तो है, लेकिन क्या इस विकेट में बाउंस होगी? क्योंकि अगर विकेट में बाउंस हो और स्पिनर को मदद मिले तो फिर इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। स्लो टर्नर में क्या है कि आप के कई बार एजेस कैरी नहीं करते, तो इंडिया ये चाहेगा कि गेंद न सिर्फ घूमे बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी रहे विकेट में। दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लगते हैं आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। नमस्कार।